नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी रूप में। मैं प्रकाश केसरवानी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी की मूल विधि संविधान समान ज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हम लोग देख रहे थे 13 दिसंबर 2017 की शिफ्ट 3, जिसका पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं, यानी करीब 13-14 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। और हमने लास्ट क्लास में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से आपको छोड़कर गए थे कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे। ठीक है, इसका आंसर हमने बता दिया था हालांकि लास्ट क्लास में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, लेकिन इसका आज पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे, थोड़ा जानेंगे इसके आगे पीछे का बैकग्राउंड क्या था। तो क्लास शुरू करने से पहले, जैसा कि आपको पता है मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ थी, आज थोड़ा अच्छा लग रहा है, आवाज से आपको पता चल गया होगा, थोड़ा सा एनर्जी आ गई है आवाज में। तो जैसा कि हम इसमें एफर्ट कर रहे थे, कल की क्लास मेरी इसी वजह से नहीं आ पाई थी, खांसी बीच बीच में ज्यादा आने लगती है, तो इस वजह से हमने कल क्लास नहीं ले पाया, तो उसके लिए माफी चाहेंगे। फिलहाल अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट में बताया करें कैसा लगता है। एक रिक्वेस्ट है, हम जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका कमेंट जरूर करा करें, एटलीस्ट वो तो कमेंट कर दिया करें जिससे कि लगा करे आप लोग सिंसियरली पढ़ रहे हैं। देखिए, हम वही क्वेश्चंस पूछते हैं जो हम एक क्लास पहले पढ़ा चुके होते हैं, तो इससे आपको रिवीजन ही होगा, ये आपके लिए फायदेमंद ज्यादा है। ठीक है, तो कमेंट करने की कोशिश किया करें, तो ये आपको मतलब रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा और हमें भी लगे कि आप थोड़ा सिंसियरली पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। क्वेश्चन था, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे। तो ये क्या है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद क्या है? वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय, ये बात है। सॉरी, देखिए क्वेश्चन शुरू करते ही आ गई खांसी। बात है देखिए 1909 की, उस समय आया था इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसको आप दूसरे बहुत ही फेमस नाम से जानते हैं, वो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। उसका मेन नाम क्या था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था 1909 में, 1909 में आया था। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। मॉर्ले मिंटो में आप लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सचिव थे और कौन वाइसराय थे। पहले दोनों नाम लिख लेते। दूसरा कौन था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था एक, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये कब आया था? 1919 में। चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ये आया 1919 में। तो इसमें मॉर्ले मिंटो और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में कौन सचिव है, कौन वाइसराय? तो देखिए, एक तो होती है सचिव की पोस्ट, जिसको सेक्रेटेरिएट बोलते हैं इंग्लिश में, एक होती है वाइसराय की पोस्ट। ठीक है, जिसको गवर्नर जनरल भी बोलते हैं, वाइसराय। अब देखिए, आप हमको पहले ये बताइए, सचिव की पोस्ट बड़ी है कि वाइसराय की पोस्ट बड़ी है? आप अपने कॉमन सेंस से समझिए, सचिव बड़े होंगे कि वाइसराय? देखिए, सचिव कहां बैठते थे? लंदन में बैठते थे। सचिव इंडिया में नहीं थे। वाइसराय कहां थे? इंडिया में थे। इंडिया के वाइसराय रिपोर्ट करते थे सचिव को, और सचिव पता है किसको रिपोर्ट करते थे? सीधा क्राउन को रिपोर्ट करते थे, क्वीन को रिपोर्ट करते थे। तो सचिव की पोस्ट ज्यादा बड़ी हो गई। जब सचिव की पोस्ट ज्यादा बड़ी है तो दो नामों में पहला नाम किसका लिखा जाएगा भाई? जो ज्यादा बड़ा हो उसी का ना लिखा जाएगा। तो बस आपको इस तरह याद रख लेना है, दोनों में। मॉर्ले यहाँ पर कौन थे? सचिव है। मिंटो कौन है? वाइसराय है। ऐसे ही मॉन्टेग्यू में सचिव कौन है? मॉन्टेग्यू सचिव है। और चेम्सफोर्ड कौन है? वाइसराय है, जो उस समय भारत में थे। तो ये अब आपको कभी नहीं बोलेगा इस तरह से। ठीक है, सचिव की पोस्ट ज्यादा बड़ी होती है, और वाइसराय तो भारत में थे, सचिव तो लंदन से वर्क कर रहे थे। तो यहाँ पर मॉर्ले सचिव हो गए 1909 में, और मिंटो हो गए वाइसराय भारत के, और मॉन्टेग्यू थे उस समय के सचिव, और चेम्सफोर्ड थे वाइसराय। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 1909 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया, उसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म नाम से जिसे जानते हैं आप। सॉरी, थोड़ा धीमे बोलते हैं, खांसी बहुत आ रही तेज बोलने में, थोड़ा धीमे बोलते हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा। तो होता क्या है इसमें, ये करते क्या है, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, दो चीज थी देखिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक होती थी वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन्होंने उस बार क्या किया, 16 से बढ़ाकर 60 मेंबर्स कर दिए, कि 16 से इंक्रीज करके 60 मेंबर तक हो सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव मतलब क्या, जो विधायिका है, जो उस समय भारत पे थी। भारत की एंट्री तो होने लगी थी बहुत पहले, शुरुआत में इनको बोलने का मौका भी नहीं मिला, बाद में बोलने का मौका मिला था, वोट करने का मौका नहीं मिला, और आगे चलकर हम देखते हैं सारे मौके मिल जाते। लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि इनकी लंदन में थी, अभी तक किसी को एंट्री नहीं मिली थी। पहली बार 1909 में हुआ कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार किसी इंडियन को जगह मिल रही थी, और वो इंडियन कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। और इनको कैसे, किस पोस्ट में एंट्री मिली? एज अ लॉ मेंबर एंट्री मिली थी। बहुत बेहतरीन पोस्ट मानी जाती थी उस समय, और अभी भी है। लॉ मेंबर मतलब कानून मंत्री, मतलब कानून, वो कानून बना सकेंगे एक भारत के ऐसे इतने बड़े
मतलब इतने बड़े पोस्ट पे इनको रखा गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत ही अच्छी पोस्ट में इनकी एंट्री हुई थी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अच्छा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की बात कर ली जाए तो इसके क्या पॉइंट याद रखने हैं आपको, इसकी भी 1-2 पॉइंट याद कर लीजिए। इसमें 2 चीज आई थी। नंबर चीज द्वैत शासन और नंबर दूसरा द्विसदनात्मक व्यवस्था। क्या चीज है दोनों में फर्क समझ लीजिए। पहले द्विसदनात्मक, देखिए हिंदी थोड़ी सी गलत हो सकती है, आप समझिएगा जो हम बोले। द्विसदनात्मक व्यवस्था, दोनों चीज क्या है। द्वैत शासन मतलब डायरकी होता है, और द्विसदनात्मक मतलब 2 सदन होंगे। तो द्विसदनात्मक कहां पर की गई, केंद्र में की गई। जैसा कि आज की व्यवस्था क्या, राज्यसभा और लोकसभा होती है केंद्र में। द्विसदनात्मक व्यवस्था ये वहीं पर चालू की थी, कब, 1919 में चालू की गई थी। जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था तो पहली बार बात की गई थी द्विसदनात्मक व्यवस्था की, कि सेंट्रल में 2 सदन होंगे, एक अपर सदन एक लोअर सदन। और द्वैत शासन क्या, डायरकी, ये है डायरकी। ये कहां की गई थी, ये प्रांतों में की गई थी, यानी कि स्टेट में की गई थी। डायरकी का मतलब ये होता है कि हम 2 जगह पावर बांट दी गई थी। एक पावर रिजर्व रख ली गई थी जो अंग्रेज रखे थे, एक को बोला जाता ट्रांसफरेबल पावर जो दे दी गई थी भारतीयों को, उसको ट्रांसफरेबल बोलते थे। मतलब ऐसी ही कुछ पावर जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फॉरेन हो गया, और फॉरेन अफेयर्स हो गए, और डिफेंस हो गया, ये सब चीज किसने रख ली थी, अंग्रेजों ने रख ली थी। और दूसरे क्या सब्जेक्ट, ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट थे, वो किसको दे दी, भारतीयों को दे दी। और हाँ, उसका हेड वायसराय को ही बनाए रखा कि अगर जरूरत पड़ गई तो वायसराय ही इसको हेड करेंगे। तो इसका काफी ज्यादा विरोध किया गया था गांधी जी के द्वारा। और जब 1935 का आगे चल के भारत नियम एक्ट, अभी आप देखेंगे 1935 का, तो उसमें चलकर द्वैत शासन को खत्म भी कर दिया जाता था। लेकिन ये जारी रहा, द्विसदनात्मक व्यवस्था जारी रही। और आज भी देखते हैं कि राज्यसभा लोकसभा है। आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा, भारत में राज्यसभा की शुरुआत कब हुई। तो देखिए, भारत में राज्यसभा की शुरुआत 1952 में हुई थी। लेकिन ये अगर पूछ लिया जाए इसकी मतलब अंग्रेजों ने कब इसकी शुरुआत की थी, तो ये देखिए द्विसदनात्मक व्यवस्था कहां की थी, 1919 में इसका एक बार बात कर ली गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज आप याद रखिएगा। एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर देते हैं, आपको जल्दी से थोड़ा बहुत कहां से क्लियर होता है ये चीज। 1 सेकंड जरा सा हमको टाइम दीजिएगा, इसको क्लियर करके आपको पूरा का पूरा एक बार फिर से बता देते हैं। हाँ, तो इसमें हमने क्या क्या, इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज देखी हमने। सबसे पहले तो 1909 का जो आया था मॉर्ले मिंटो, शॉर्ट में लिख दे रहे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। और हमने बात कर ली 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की। मॉर्ले मिंटो में हमने इसको बता दी, ये सचिव हैं, पहले वाले सचिव रहेंगे और दूसरे वायसराय। यहाँ पर मॉन्टेग्यू सचिव है और चेम्सफोर्ड क्या है, वायसराय। यहाँ पर क्या चीज की गई, 2 बातें की गई। पहले तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्रीज करा गया और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इंक्रीज की गई मेंबर्स की। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार फर्स्ट टाइम इंडियंस को एंट्री दी गई और नाम क्या था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा नाम था। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 से 60 मेंबर कर दिए गए थे, 16 से बढ़ाकर 60 मेंबर हो जाएंगे। 1919 की बात कर लीजिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की 2 चीज आई। पहले तो द्विसदनात्मक, सेंटर पे, कहां पर, सेंटर सदनात्मक, सेंटर में द्विसदनात्मक, और प्रांत में क्या बात की गई, द्वैत शासन की। तो ये चीजें कहां बात हुई, क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, द्वैत शासन का पहली बार जिक्र कब हुआ प्रांतों में, तो 1919 में हो। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला ही क्वेश्चन आ गया, कौन से वर्ष में सदन के दोनों सदनों की स्थापना हुई। देखिए आपको बता दें, पहले आम चुनाव भारत में कब हुए, 1951-52 में होते हमारे पहले आम चुनाव, जिसको बोलते हैं ना आम चुनाव, लोकसभा चुनाव जिसको आम भाषा में आप बोल देते हैं, आम चुनाव बोला जाता है उसको। ठीक है, तो जब 1952 आम चुनाव हो गए तो पहली बार हमारी क्या गठन हो गई, लोकसभा, पहली लोकसभा की स्थापना हो गई। तो जब लोकसभा आ गई और तत्पश्चात हमको क्या बनाना पड़ गया, राज्यसभा भी बन गई। तो 1952 में हमारी लोकसभा और राज्यसभा दोनों का आप बोल सकते हैं कौन से वर्ष संसद में दोनों सदनों की स्थापना हुई, तो 1952 में हुई लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की स्थापना है। और पहले कौन जीता था पहले चुनाव, पहले आम चुनाव, तो आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 बार तक हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ठीक, और सबसे ज्यादा बार भी यही रहे। आपके क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, सबसे लंबे समय के लिए कौन हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी तक रहे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही रहे हैं। उसके बाद सेकंड कौन आते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, थर्ड कौन आते हैं, इंदिरा गांधी। तो आपको ये सब आगे सीक्वेंस धीरे धीरे याद हो जाएगा। अच्छा, इस समय क्या आप बता सकते हैं जो पीएम मोदी है हमारे, वो कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, और ये इस समय जो लोकसभा चल रही है वो कौन से नंबर की लोकसभा चल रही है। लोकसभा के इस समय अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला साहब है। और चलिए लोकसभा इस समय चल रही 17वीं लोकसभा, हम आपको बता देते हैं। आप कई बार आंसर नहीं करते, ये सब चीज आप अगर आंसर करें, रिसर्च करें तो आपको ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। 17वीं लोकसभा चल रही है इस समय हमारी, जिसके अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला साहब है।
और पीएम इस समय कौन है, 15वें नंबर के पीएम चल रहे हैं, 15 नंबर के पीएम है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, आपके क्वेश्चन में पिछले साल यूपीएसआई में आई थिंक क्वेश्चन आया था कि 12वें पीएम कौन थे। इस तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको 15 पता है, अब आप 3 से पीछे कर लीजिए तो पता चल जाएगा, देवगौड़ा साहब थे 12वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर। इस तरह करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके यहाँ डेप्थ में। हो सकता है पूछ लिया जाए 14वीं लोकसभा के स्पीकर कौन थे, आप शिफ्ट कर ले जाएंगे, आराम से शिफ्ट कर ले जाएंगे, इतना टफ क्वेश्चन नहीं। आपको पता है लास्ट कौन थी, मीरा कुमारी थी, और उसके बाद सुमित्रा महाजन थी, उसके बाद एक 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 पीछे करते चले जाएंगे, बहुत ही इजीली फाइंड कर लेंगे। इतना भी पीछे नहीं पूछते कि आप ना कर पाए उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो फिलहाल करेंट का आप याद रखिए, 17वीं लोकसभा चल रही है, इसके अध्यक्ष ओम बिरला साहब है, और 15वें प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन है इस समय, डॉक्टर नरेंद्र मोदी साहब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, भूमि अधिग्रहण, पुनर्नवास और पुनर्स्थापन 2013 के अनुसार सरकारें निम्न के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती। देखिए, आपको हमने पहले बताया था 1972 का, इसके पहले 1972 भूमि अधिग्रहण नियम आया था, उसको रिप्लेस किया गया था 2013 के नियम से, जिसमें क्या किया गया था, भूमि अधिग्रहण, पुनर्नवास, ये 2 वर्ड जोड़े गए थे, पुनर्नवास और पुनर्स्थापन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी की जमीन ले रहे हैं तो पहले तो उसके लिए दोबारा आवास देंगे, सिर्फ आवास ही नहीं देंगे, पुनर्स्थापन करेंगे। मतलब ये होता है कि देखिए, आप घर तो दे देंगे, वो ठीक है कि आप एक जगह ले लिया, वहां पर कई लोगों को घर दे दिया कि चलिए आप वहां शिफ्ट होकर यहाँ रहने लगिए, बट आपको पुनर्स्थापन भी करना होगा। पुनर्स्थापन का मतलब ये होता है कि पूरी की पूरी मार्केट लगानी होगी, अस्पताल खुलवाने होंगे, स्कूल खुलवाने होंगे, और जो भी सुविधा चाहिए, एक जनरल सुविधाएं चाहिए लोगों को, सारी सुविधाएं, उसको बोलते हैं पुनर्स्थापन। ये सब चीज आपको करना पड़ेगा 2013 अधिनियम के तहत, अगर आप वहां पर किसी की भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं, उस पर कुछ चीज करने जा रहे हैं। तो किस किस कामों के लिए सरकारें ले सकती हैं। नंबर 1, सामरिक प्रयोजन। सामरिक प्रयोजन की इंग्लिश होती है स्ट्रेटेजिक पर्पज। तो जी हाँ, बिल्कुल, अगर कोई स्ट्रेटेजिक पर्पज है भारतीय इंडियन गवर्नमेंट का, तो स्ट्रेटेजिक पर्पज के लिए ले सकती है भूमि अधिग्रहण, जमीन ले सकती है, सही है। सेकंड ऑप्शन, परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए परियोजनाएं। मान लीजिए कोई दूसरी परियोजना थी, उसके लिए अब लोगों को शिफ्ट किया गया, अब हमें उसके लिए उसको शिफ्ट करना है और कुछ ये भी एक तरह की परियोजना हो गई, तो यहाँ का भूमि आपको लेनी है, तो इसके लिए भी आप ले सकते हैं। मतलब परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए परियोजनाएं चलानी है, तो इसके लिए भी आप भूमि ले सकते हैं। थर्ड है सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं के लिए जहां भूमि का दायित्व सरकार के पास हो। सार्वजनिक निजी सहभागिता मतलब ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों जो कंबाइन नहीं रहते। सार्वजनिक मतलब कि गवर्नमेंट की, जिसमें स्वामित्व तो किसका रहेगा, सरकार का रहेगा, यानी मेजॉरिटी स्टेक किसका रहेगा, सरकार का रहेगा, और प्राइवेट सेक्टर भी रहेंगे मिलकर। अगर कुछ वो इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, कुछ परियोजना चालू करना चाह रहे हैं, लेकिन जिसका स्वामित्व किसके पास रहेगा, सरकार के पास रहेगा, ऐसी योजना के लिए भी आप भूमि अधिग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए, तीनों के तीनों ऑप्शन सही है ऑप्शन ए, बी और ऑप्शन सी, तीनों के तीनों सही, तीनों के लिए आप भूमि अधिग्रहण कर सकते हैं। अच्छा, आपने एक चीज ध्यान दिया, अभी तक हमने काफी सेट लगा लिए, करीब 6 सेट लगा लिए, आपने ध्यान दिया सेम टॉपिक के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो अगर इस बार भी यूपीएसआई शुरू हो ना, तो आप पहले सेट से उसका कहीं से भी मिले, किसी भी यूट्यूब चैनल से मिले, आप क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि सेम टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। आप एटलीस्ट टॉपिक लेके पूरा डिटेल में पढ़ जाइएगा, पूरा यूट्यूब में सर्च कर डालिएगा उस टॉपिक को, गूगल में सर्च कर डालिएगा उस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे भूमि अधिग्रहण से ना कम से कम अभी तक 6 क्वेश्चन तो आ ही चुके हैं, यानी हर सेट में एक क्वेश्चन आ रहा है। भूमि अधिग्रहण 2013 से ही आ रहा है, खास बात, ठीक है। तो इसका पहले नाम क्या था, इसके पहले कौन से नियम को रिप्लेस किया, अलग अलग नियम, अलग अलग क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा इस बार भी आप यूपीएसआई में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए आज आपको हम डीपीएसपी के बारे में कुछ चीज बताते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मतलब क्या हुआ, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इसका जिक्र कहां पर हुआ है, आपको क्या बता सकते हैं, हमने कई बार आपको बताया है, भाग 4 में हुआ है, और कहां से, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं डीपीएसपी होते क्या है। चलिए बिल्कुल बेसिक से समझिएगा, बिल्कुल शांत होके। मान लीजिए इस समय कोई संविधान नहीं है, ये एक जमीन है, एक जमीन का टुकड़ा, या ये समझ लीजिए ये आपका राज्य है, ये आपका राज्य है। अब आप क्या चाहेंगे कि आपका राज्य कैसा हो, आप ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि आपका राज्य कैसा हो, आदर्श राज्य हो। तो उस आदर्श राज्य की कुछ परिकल्पनाएं होंगी, कुछ आपकी सोच होगी कि आदर्श कैसे कैसे हो सकता है। जब हम जो वहाँ की महिलाएं हैं, जो पुरुष है, सबको समान अधिकार दे, सब लोग खुश रहें, सबको रोजगार मिले, सब लोग में समानता हो, भेदभाव न हो। तो यही कुछ इस तरह की आपकी सोच होगी। आपका राज्य है भाई, अभी तो कोई संविधान नहीं, बस आपको संविधान बनाना है। तो आप बनाना चाहते हैं संविधान, तो क्या सोच होगी आपकी, मतलब आदर्श सोच होगी ना। तो वही आदर्श सोच जो होती है उसी को बोलते हैं हम डीपीएसपी। हिंदी में पढ़िए, राज्य के
नीति के निदेशक सिद्धांत, मतलब कि राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांत मतलब क्या है कि राज्यों को एक ऐसे इनको फॉलो करने की जरूरत है, मतलब ऐसे आदर्श बन जाए, इनको अगर फॉलो कर लिया ना सारे के सारे जो 36 से 51 तक लिखे हैं, तो हमारा राज्य कैसा हो जाएगा, हमारा भारत देश कैसा होगा, बिल्कुल आदर्श बन जाएगा। देखिए हम हर चीज फॉलो नहीं कर पाएंगे, बट हमारी कोशिश है। ये इसी वजह से ये जस्टिसेबल नहीं है, मतलब कि आप इनको कोर्ट में जाकर ये नहीं बोल सकते कि आपके संविधान में आर्टिकल 36 में ये लिखा हुआ है और इसको सरकार ने लागू क्यों नहीं किया, क्योंकि ऐसा होना चाहिए ये लिखा हुआ है। ये मतलब होता है डीपीएसपी का। आई होप आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि डीपीएसपी का क्या मतलब, ऐसा होना चाहिए आइडियल कंडीशन। जैसे कि आर्टिकल आप 38 ही पढ़ेंगे, उसी में लिखा हुआ है वुमेन्स के लिए, वर्क के लिए लिखा है, ठीक है। आर्टिकल 40 में लिखा है पंचायती राज की, आर्टिकल 44 में लिखा है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसकी डिमांड आजकल सब लोग कर रहे हैं मोदी के चक्कर में, बट ये यहाँ पर लिखा हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से लिखा हुआ है। हालांकि आपको बता दें एक क्वेश्चन, आर्टिकल 44 यानी कि यूसीसी गोवा में लागू है, गोवा में समान नागरिकता कानून है, गोवा में यूसीसी है, यूनिवर्सल सिविल कोड। पूरे अपने देश में सिर्फ एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर यूसीसी लागू है, आर्टिकल नंबर 44, ठीक है। आर्टिकल 45 की बात करते हैं। आर्टिकल 45 ये कहता था, पहले तक क्या कहता था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जरूरी शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए, अनिवार्य शिक्षा जरूर प्रोवाइड की जाए, और देखिए हमने इसको फॉलो कर लिया और ये फाइनली हमारा 2002 से क्या बन गया, फंडामेंटल राइट बन गया। इसको कहां शिफ्ट कर दिया गया, 21A के अंतर्गत शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा, जब ये 21A में चला गया तो यहां रहने की जरूरत ही नहीं बची, क्योंकि ये तो अप्लाई हो गया है। तो इसको क्या कर दिया गया, चेंज करके, इसको चेंज करके कर दिया गया है 0 से 6 वर्ष तक। तो अब इस समय आर्टिकल 45 में क्या बोला गया है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को जो घर में गार्जियन है, वो इसमें बोला गया 2 भागों में तोड़ा गया। 0 से 3 तक के लिए बोला गया घर के जो गार्जियन है वो ध्यान दे, और 3 से 6 तक वालों के लिए उचित सुविधा की, उचित शिक्षा की व्यवस्था कराई जाएगी। ये सब चीज बोली गई है। अब 0 से 6 के लिए बोली गई, पहले क्या था 6 से 14 था, और 6 से 14 अब क्या बन गया, हमारा फंडामेंटल राइट बन गया, 21A के अंतर्गत आ गया है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी होती है। अब आप समझ गए डीपीएसपी क्या होता है। डीपीएसपी में आइडियल चीजें दी हुई हैं, उनको हमें फॉलो करना है, धीरे धीरे कर रहे हैं। जैसे आर्टिकल 45 हमने फॉलो कर लिया, आर्टिकल 44 को गोवा ने फॉलो कर लिया है, धीरे से पूरा देश हो सकता है फॉलो कर ले, ऐसे ही धीरे धीरे आएगा। आर्टिकल 51 आपका बोलता है कि इंटरनेशनल पीस हम इस्टेब्लिश करेंगे, कोशिश करते हैं हम इंटरनेशनल पीस इस्टेब्लिश करने की, जितना हो सकता है करते हैं, बट जितना हो जाएगा पूरी तरह से हो जाएगा तो आर्टिकल 51 हमारे लिए लागू हो जाएगा। तो ये चीजें, ये मतलब होता है डीपीएसपी का। आई होप आप पूरा डीपीएसपी का मतलब समझ गए होंगे। अब देखिए, अब आप ऐसे ही समझ जाइएगा, अगर आपके लिए अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं तो वो डीपीएसपी का होगा। तो देखिए बोला गया कौन सा डीपीएसपी के लिए सही है। पहला, सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश है। बिल्कुल सही है, हमने बोला ना सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश है। अगर इसको फॉलो कर लिया तो भाई उन्नत हो जाएगी, नहीं किया तो चल ही रहा है जैसा चल रहा है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है। देखिए यही अभी हमने आपको बताया, प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय का मतलब होता है जस्टिसिएबल। क्या आप कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं जस्टिसिएबल है? जी नहीं, डीपीएसपी बिल्कुल भी जस्टिसिएबल नहीं है। क्या आपके फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है? जी हाँ, आपके फंडामेंटल राइट्स प्रवर्तनीय यानी कि जस्टिसिएबल हैं। अगर आपको कोई भी उसका उल्लंघन करता है, आप कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि देखिए ये हमारे फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हैं, इसका उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन डीपीएसपी को आप नहीं बोल सकते। तो ऑप्शन बी इसका गलत हो गया, केवल ऑप्शन ए सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, केवल ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर समझ में आ गया डीपीएसपी क्या होता है और इसका क्या मतलब होता है, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? 4 ऑप्शन है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया था, संविधान सभा 1947 में जब हमारे देश आजाद हो गया था उसके बाद बनाई गई थी, पता है आपको, नीति निर्देशक सिद्धांत अभी अभी ने बताया भाग 4 में लिखा हुआ है, और भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें से क्या सही होगा, मतलब किसमें गवर्नर जनरल और प्रदेश के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख दर्जा दिया गया? देखिए संविधान सभा और नीति निर्देशक सिद्धांत को सीधे सीधे काट दीजिए, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है गवर्नर जनरल और गवर्नर का। अब बात करते हैं क्या भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 में जो आया उसमें दिया गया, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया? तो देखिए आपको बता दें, जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो आई थिंक 4 अप्रैल 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया। उसमें बात यह की गई कि 2 देश होंगे, एक होगा भारत, एक होगा पाकिस्तान। हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 बटेंगे, उनके खुद की संविधान सभा होगी, दोनों की अलग अलग संविधान सभा होगी, दोनों के गवर्नर जनरल होंगे, अपने अपने देश को गवर्न करेंगे, और राज्यों में गवर्नर होंगे दोनों के। तो ये कब बात की गई थी?
4 अप्रैल 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया था, जिसको एक्सेप्ट कब कर लिया गया था? 18 अप्रैल 1947 के, यानी कि 14 दिन बाद ही इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था और ये पारित हो गया था। तो ये बात कहाँ की गई थी कि संविधान सभा होगी अपनी और गवर्नर जनरल होंगे देश में और गवर्नर होंगे स्टेट में। कब बात की गई? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत बात की गई थी। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था। चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय वन सेवा के कैडरों का नियंत्रक प्राधिकरण वर्णित विकल्पों में से कौन सा है? नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उनमें से बताना है आपको। ठीक है, तो भारतीय वन सेवा का, तो पहले ऑप्शन देखिए सही है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एक इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो मिनिस्ट्री है हमारी, जो इसको सब देखती है, ये है वन कैडर के बारे में देखरेख करती है। ये किसके अंदर आती है? सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंदर आती है, केंद्रीय मिनिस्ट्री के अंदर आती है। बस इतना ही इस क्वेश्चन में जानना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नवंबर 2017 को भारतीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? देखिए 30 नवंबर को काट दीजिए फिलहाल, उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, लेकिन बात यह है कि जो उस समय थी वही इस समय रेखा शर्मा जी, और ये इस समय शायद 8 नंबर की चल रही है, अभी तक 8। और हाँ, भारतीय महिला आयोग कब बना था? ये बना था हमारा 1992 में बना था, और पहली इसकी भारतीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष थी वो थी जयंती पटनायक। ये किस लिए बना है इसको बताने की खास जरूरत नहीं। महिला आयोग है महिलाओं के विकास के लिए, जो उनके साथ भेदभाव हो रहा है उसके लिए और उनके उत्थान के लिए, कुल मिला के आप सिंपल एक वर्ड समझ सकते हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए, और जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको कम करने के लिए महिला आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इस समय इसके अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा जी हैं, और अभी भी हैं, 2021 में भी हैं, 2017 में बनी थे और अभी तक हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? ये क्वेश्चन हमने कल ही आपको आंसर दिया था। एससी के लिए कल हमने आपको बताया था 84 सीट रिजर्व है, और एसटी के लिए बताया था हमने आपको कितनी 47 रिजर्व है। तो लास्ट क्लास में क्या पूछा गया था, लास्ट पेपर में क्या पूछा गया था, आप समझ सकते हैं। यानी कि 13 दिसंबर शिफ्ट 2 में पूछ लिया गया था एससी के लिए कितनी सीट है, 84, और शिफ्ट 3 में पूछ लिया गया एसटी के लिए कितनी सीट रिजर्व है, तो 47। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह दर्शाता है कि भिन्न भिन्न कटौतीकर्ताओं जैसे वेतन के लिए नियोक्ता, ब्याज के लिए बैंक इत्यादि द्वारा स्रोत पर कर की कटौती हो चुकी है, और वह सरकार को जमा कर दिया गया। कौन सा फॉर्म है? अच्छा, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और हमने आपको डीप में समझाया इकोनॉमिक्स में इन क्वेश्चंस को। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन की भी डीप में। हमने आपको पहले भी एक बार बताया था कि फॉर्म 80C होता है, जिसके तहत आपको इनकम टैक्स में कुछ छूट मिल जाती है कि आप उनमें आपको इनकम टैक्स ना देना पड़े। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था 3 लाख तक की छूट है। जैसे इस समय का आप लेटेस्ट आपको आंकड़ा देते हैं, 2.5 लाख रुपए तक की अगर आप नॉर्मल है तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता अगर आप 2.5 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं। और वहीं अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 की एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है, यानी कि 3 लाख रुपए तक की आपको छूट मिल जाती है। और एक्स्ट्रा फॉर्म 80C के अंतर्गत हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कुछ मेडिकल सुविधाएं मिल जाए, इंश्योरेंस आपने कराया हो, बच्चों की फीस हो, तो ये सब के चलते 1.5 लाख रुपए तक की आप और छूट ले सकते हैं। और सीनियर सिटीजन है तो 50,000 की और उनको छूट मिल जाती है। यानी कि अगर एक नॉर्मल इंसान है 60 साल से कम है तो 4 लाख तक अगर आप सालाना कमा रहे हैं तो आपको पूरी तरह से छूट है, और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 5 लाख रुपए अगर आप सालाना कमा रहे हैं तो आप इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं। तो ये लेकिन ये 1.5 लाख और ये 50,000 वाली छूट किसके तहत करते हैं? 80C के तहत करते हैं। आज के क्वेश्चन ये पूछा गया आपके क्वेश्चन में कि होता क्या है, कई बार आपके ब्याज में पहले से ही इनकम टैक्स काट के भेजा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई FD करवाई है, ठीक है, और वो FD का ब्याज पड़ रहा है, ब्याज की बात कर लेते हैं, मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए की FD कराई है, और 2 लाख की FD मान लीजिए इस अगर पहले तो 8%, आज का 5% चल रहा है, आज का रेट 5.5 करीब है, मान लीजिए 5% रेट इस समय चल रहा है आज का, तो 2 लाख की FD में 5% हिसाब से आपको कितना हो गया? 10,000 रुपए ब्याज हो गया, 10,000 रुपए ब्याज हो गया। और जैसे ही 10,000 रुपए ब्याज हो जाएगा तो आपको क्या लगता है जब FD आपकी मैच्योर होगी तो आपको 10,000 रुपए मिलेगी? जी नहीं, उसमें वो वहीं पर बैंक ही आपका ब्याज इनकम टैक्स काट लेगी और आपको मात्र 9,000 रुपए देगी। तो 1,000 रुपए इसने काट लिए। अब 1,000 रुपए जो इन्होंने काटे इसको बोला जाता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या बोलते हैं? TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यही चीज इन्होंने बोली। देखिए भिन्न भिन्न कटौतीकर्ताओं जैसे कि नियोक्ता, ब्याज के लिए बैंक, देखिए यही हमने ब्याज का एग्जांपल दिया ना आपको, स्रोत पर कटौती हो चुकी है। देखिए TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सोर्स पर ही, यानी एस स्रोत ना, सोर्स पर ही कटौती हो चुकी है, तो वह सरकार को जमा कर दिया गया। मतलब ये कैसे पता चलेगा? अब देखिए इन्होंने 1,000 रुपए काट लिया, लेकिन अगर मान लीजिए आपकी जो सैलरी है आप इसी के अंतर्गत आते हैं, 4 लाख के अंतर्गत ही आते हैं, तो आपका ये 1,000 कटना ही नहीं चाहिए था। तो आप कौन सा फॉर्म देखेंगे? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये फॉर्म होता है फॉर्म 26A।
आप अपने पापा से पूछिएगा, बहुत इजीली आपको समझा देंगे, इतना अच्छे से जितना हमने समझाया है, और वो शायद इससे बहुत ही बेहतर वे में समझा सके। क्योंकि कोई भी इंसान जब इनकम टैक्स भरता है तो उसके पहले फॉर्म 26A जरूर चेक करता है। उसमें दिखाया जाता है कि आपके उसमें कहाँ कहाँ पर TDS कटा है, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कहाँ पर सोर्स में ही पैसा काट लिया गया है। अगर वो सोर्स पर पैसा काट लिया जाएगा तो आप ITR फाइल करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न जिसको बोला जाता है, और वहां पर दिखाएंगे कि ये 1000 रुपये हमारा काट लिया था पहले से, और हमारी सैलरी तो अभी 4 लाख के, यानी इनकम टैक्स स्लैब के अंदर ही आती है, हमारा वो 1000 रुपये वापस करिए, और वो 1000 रुपये सरकार आपके अकाउंट में वापस कर देगी। तो ये होती है कंप्लीट इनकम टैक्स का जो सब चीजें हैं, ठीक है। तो आप धीरे धीरे इसको समझ जाएंगे, बहुत ही अच्छी गणित है, एक बार में आई होप समझ में पूरा नहीं आया होगा, इतना आसान चीज भी नहीं है, बट हम कोशिश की है हमको जितना आसानी से हो सके समझाने की, और कुछ भी अगर आपको आ गया है तो आप थोड़ा बहुत समझ जाएंगे। धारा 80C आप याद कर लीजिएगा फॉर्म, जिसके तहत क्या करते हैं, ये जो आपको छूट मिलती है, और ये फॉर्म 26AS जिसके तहत आप ITR भरने से पहले, यानी TDS भी अगर नाम आ जाए ना आपके पास कहीं पर, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसको कहां पर चेक किया जाता है, फॉर्म 26AS के थ्रू चेक किया जाता है, ठीक है। ये कोई ऐसा फॉर्म नहीं कि आपको अलग से भरना है, बस सिंपल सा इसका नाम है, बस आप इतना समझ लीजिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार नहीं है? अनुवांशिक विकार नहीं है, नहीं पे ध्यान दीजिएगा। अनुवांशिक का मतलब क्या होता है, जो जेनेटिक ना हो, आपको जो पापा से ना मिला हो। वर्णान्यथा, वर्णान्यथा क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है। तो देखिए कलर ब्लाइंडनेस आपको बता दें, ये होता है अनुवांशिक होता है, यानी अगर आपके पापा को है तो आपको भी होगा, ये आगे बढ़ता ही जाता है, ये अनुवांशिक। अरंजकता, ये भी एक तरह की ब्लाइंडनेस होती है, इसमें भी आपको कलर नहीं दिखते हैं, एक तरह से कलर ही नहीं दिखता अरंजकता में, ठीक है, ये भी एक तरह की ब्लाइंडनेस होती है, ये भी अनुवांशिक होती है। अतिरिक्त स्राव, एक्स्ट्रा खून बहना, कई लोग को होता है खून बहता है, जो खून बहने वाली बीमारी होती है, थक्का नहीं जमता है, ये भी अनुवांशिक होती है। मिक्सिडीमा जो है ये अनुवांशिक नहीं है। मिक्सिडीमा क्या होता है, मिक्सिडीमा होता है कि आप लोग कई बार देखते हैं आजकल जो एजेड लोग हो जाते हैं, खास करके लेडीज होती है, उनका बहुत ज्यादा स्वेलिंग होने लगती है, उनकी बॉडी पार्ट्स में बहुत ज्यादा, कभी चेहरा फूल जाता है, हाथ बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, पैर जांघ ये सब बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, तो ये इसको मिक्सिडीमा बोलते हैं। मतलब खूब जो थायराइड होता है, वो थायराइड की कमी हो जाती है, थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाती है, इस वजह से ये मिक्सिडीमा हो जाता है। तो ये अनुवांशिक विकार नहीं है, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें क्या थी, अनुवांशिक थी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्लास ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, बहुत चीजें हमने आज एक्सप्लेन कर दी। देखिए क्वेश्चन क्या है, यमुना और बेतवा नदी का संगम कहां पर होता है? तो देखिए यमुना और बेतवा नदी का संगम होता है हमीरपुर में। अच्छा दूसरा क्वेश्चन अगर पूछ ले, गंगा और यमुना का संगम कहां होता है, तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन आई थिंक हो जाएगा, और हमारे ख्याल से आपको बता भी देना चाहिए। इसका संगम कहां होता है, प्रयागराज में होता है। गंगा यमुना और सरस्वती का भी संगम होता है, हालांकि सरस्वती नदी इस समय सूख चुकी है तो वो दिखती नहीं, लेकिन गंगा यमुना नदी क्लियरली दिखती है प्रयागराज में कि इन दोनों का संगम हो रहा है, और कुंभ में जब लोग जाते हैं या मांग में जाते हैं तो उनको क्लियरली दिख जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कि एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि कल की क्लास में हम आई थिंक इसको खत्म करने की सोच रहे हैं। तो देखिए ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। पूछा गया था भारत में सितंबर 2016 में रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक नए ऋण की व्यवस्था किस देश के साथ घोषणा की गई थी? देखिए 500 मिलियन एक अमेरिका डॉलर एक नए ऋण दिया जा रहा था, वियतनाम को हम लोग दे रहे थे। 2016 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इस समय के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधे में पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए कोशिका के गुण को किस रूप में जाना जाता है? देखिए ये कंप्लीटली बायो का क्वेश्चन, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, और हमें मैथ के टीचर, हमको एक्सट्रीमली सॉरी बायो बिल्कुल भी नहीं आती। इसका आंसर आपको बता दे, टोटीपोटेंसी होगा। हमने सर्च करने की कोशिश की थी, टोटीपोटेंसी, प्लूरोपोटेंसी और मल्टीपोटेंसी, बहुत सारी टर्म होते हैं, उनकी क्या मीनिंग होती है, एग्जैक्ट मीनिंग हम समझ नहीं पाए तो इसको समझा नहीं सकते। फिलहाल इसका आंसर होगा टोटीपोटेंसी, और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको सर्च कर लीजिएगा अगर आप बायो में इंटरेस्टेड है तो। और ये था हमारा आज की क्लास। आज हमने करीब 13-14 क्वेश्चन करने की कोशिश की। कहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं, 66 तक पहुंच चुके हैं। बचे हुए 14 क्वेश्चन को कल की क्लास में देख लेंगे, यानी कि 3 पार्ट में हमारा ये वीडियो शिफ्ट 3 पूरी समाप्त हो जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, एक्सप्लेनेशन जो हमने बताया वो पूरा डिटेल में समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो क्वेश्चन पूछा करे कमेंट जरूर बताया करें, और बताया करें क्लासेस आपको कैसी लग रही है, जिससे हमें थोड़ा अप्रिशिएशन मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।